हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आपके लिए आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 30 प्रश्न। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं। जिस परीक्षा में हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन है ये। हिंदी व्याकरण में सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चाहे वो टॉपिक अलंकार हो, संधि हो, समास हो, कारक हो, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, छंद, सभी से क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं है पूछ रहा है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओ। निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर जो नहीं है वो ओ है। बाकी सभी मूल दीर्घ स्वर हैं इसमें। आ, ई, उ ये सभी मूल दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है। तो दोस्तों इन सभी का उच्चारण स्थान तालव्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य, क्योंकि ये सारी ध्वनियाँ जो है वो तालव्य से निकलती हैं, इसलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको स्वर कहा जाता है। ये व्यंजन के उच्चारण में यानी व्यंजन को बोलने में सहायता प्रदान करते हैं स्वर। राइट आंसर ऑप्शन बी स्वर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये जो छोटी ई है ये आपकी दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी बड़ी ई, ए, ऐ ये सभी दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में थोड़ा सा समय अधिक लगता है, दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ व्यंजन है वा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4 या, वा, रा, ला। ये अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन में वा दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं।
तो दोस्तों आपको याद रखना है हिंदी भाषा में कुल लिपियां 52 होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा में कुल लिपियों की संख्या 52 यानी 52 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ओस व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में ओस व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो शा, सा और हा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी वर्णमाला में ओस व्यंजनों की संख्या 4 है। ये चारों दिए हुए हैं आपके, ये ओस व्यंजन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए या, रा, ला, वा जो होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। या, रा, ला, वा ये अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है। तो आपको पता होना चाहिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिनमें शा, ये वाला शा और हा ये ऊष्म व्यंजन है चारों ही। तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है हा, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में जो हा है ये ऊष्म व्यंजन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो वो क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाता है तो वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो आपको याद रखना है अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण जो होता है हिंदी वर्णमाला में वो अनुस्वार होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ए ऐ वर्ण के निकलने का स्थान जो है वो कंठ और तालव्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ध्वनियाँ कंठ और तालव्य के प्रयोग से निकलती हैं उनको कंठ तालव्य कहते हैं। ए ऐ जो है ये कंठ तालव्य वर्ण है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। तो ऐसी ध्वनि वर्ण कहलाती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको काटा बाटा नहीं जा सकता है, वर्ण कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा दंत्य। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों में जीभ लगाने से होता है उनको दंत्य कहते हैं। दंत्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय प्रयोग से है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय प्रयोग से है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछता है और आप हाँ में टिक लगाकर चले जाते हैं और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है।
बताइए कमेंट में कौन सा शब्द है जिसमें स्वर व्यंजन संबंधी जो अशुद्धि है वो नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऊर्जस्वी, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं पाई गई है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तदित प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना कर दे उनको तदित प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखते रहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। इसमें कर्ता को छोड़कर कर्म पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है। बताइए। इन सभी शब्दों में संबंधवाची शब्द ऑप्शन सी है दैवी है। ये संबंधवाची शब्द है दैवी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को अन्वय कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, अन्वय कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। इसमें भी आप नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सघोष। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है वो सघोष है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी के वीडियो चाहिए तो इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और आपकी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को
और भी मजबूत बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप लोग। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। तो दोस्तों याद रखना है समानाधिकरण जो है वो समुच्चय बोधक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। समानाधिकरण जो है वो समुच्चय बोधक अवयव है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। पुल्लिंग पूछ रहा है आपसे, इन शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो विधुर दिया हुआ है ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी दीमक, रात, वर्षा ये शब्द स्त्रीलिंग है। सब ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द जो है वो है विधुर। निम्नलिखित में जो दिया हुआ है वो विधुर शब्द पुल्लिंग शब्द है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करें। थैंक्स।